आइए आज हम स्टडी करेंगे अनादर्श विलेन। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आदर्श विलेन को आइडियल सॉल्यूशन बोलते थे, इसको अनादर्श विलेन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आइडियल हम उसको मानते थे जो राउल्स के नियम का पालन करता था सभी सांद्रताओं पर। ये लगाना जरूरी है, सभी सांद्रताओं पर। जैसे हम सदिश राशि किसको बोलते थे, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। सिर्फ इतना ही बताना नहीं जरूरी था, ये भी बताना जरूरी होता था कि सदिश नियम का पालन भी करे, तभी हम उसको सदिश कहते थे। तो इसी प्रकार राउल्स के नियम का पालन करे सभी सांद्रताओं पर तो उसको आदर्श विलेन कहते थे, और जो ना करे सभी सांद्रताओं पर उसको अनादर्श या नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो जब कोई विलेन सभी सांद्रताओं पर राउल्स के नियम का पालन नहीं करता है तो उसको हम अनादर्श विलेन बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। इस प्रकार के विलेनों का वाष्प दाब राउल्स के नियम द्वारा प्रागुक्त यानी प्रेडिक्ट किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक होता है या कम। समीकरण 1.16। तो कह रहा है कि राउल्स के नियम के आधार पर जो हम वाष्प दाब निकालेंगे उससे या तो कम आएगा या ज्यादा आएगा, दोनों बातें हो सकती हैं। कह रहा है यदि यह अधिक आता है तो यह राउल्स नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, और यदि यह कम आता है तो इसे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो ध्यान दीजिए कि राउल्स के नियम में जो हम वाष्प दाब निकालेंगे वेपर प्रेशर, उससे या तो ज्यादा आएगा या कम आएगा। अगर ज्यादा आएगा तो कहेंगे धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, और अगर कम आता है तो उसको बोलेंगे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, यानी निगेटिव डेविएशन। ऐसे विलयनों के वाष्प दाब का मोल अंश के सापेक्ष आलेख चित्र 1.6 में दिखाया गया है। तो 1.6 हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखो दो चित्र बनाए गए हैं 1.6 में। द्विघटकीय निकाय का वाष्प दाब उनके संगठन के कारक के रूप में। द्विघटकीय मतलब दो कंपोनेंट है। जैसे हम लोग विलेन बनाते थे तो द्विअंगी कहते थे, तो यहाँ पर दो घटक हैं, टू कंपोनेंट। इसको अंग्रेजी में देख लेते हैं। टू कंपोनेंट सिस्टम, जिसमें दो कंपोनेंट हो, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए का और खा दो फिगर बनाए गए हैं। तो का में क्या है इसको देख लेते हैं। का में कह रहा है राउल्स के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलेन, का वाला है। और खा वाले में क्या है कि राउल्स के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलेन। तो का और खा जो दो फिगर बनाए गए हैं इनको क्रम से देख लेते हैं। का वाला जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है और खा वाला ऋणात्मक विचलन। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर वाष्प दाब दिखाया गया है वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हमारा मोल अंश दिखाया गया है, यानी मोल फ्रैक्शन। तो मोल अंश और वाष्प दाब के बीच हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, इस बात को ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, x1 बराबर 0 है और x2 बराबर 1 है। हमने पीछे पढ़ा था कि जो मोल अंश होते हैं, तो अगर द्विअंगी विलेन है, इसमें भी दो घटक हैं, टू कंपोनेंट, तो दोनों का अगर जोड़ निकाला जाए मोल अंश में तो 1 आता है। तो जाहिर सी बात है कि x2 को अगर 1 करेंगे तो x1 को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 1 रखना है। इसी प्रकार यहाँ पर x1 को 1 करेंगे तो x2 को 0 करना पड़ेगा।
तो इस प्रकार से ये हमारा जो फिगर है वो बनाया गया है। तो अब इसको देखते हैं कि किस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन यानी धनात्मक विचलन वाला ये हमने बनाया है। तो ये कह रहा है कि जब ये x1 बराबर 0 है और x2 बराबर 1 है, यानी x2 के दो कंपोनेंट हैं, x1 और x2 दो संगठन हिंदी में कहें तो x1 और x2 है। जब x1 0 है, जाहिर सी बात है कि x1 यहाँ पर अगर लिया जाएगा तो यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि केंद्र बिंदु है, और यहाँ पर x1 जो है 1 है क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी होगी। तो यहाँ पर मूल बिंदु है तो x1 देखिए 0 है और यहाँ पर कुछ दूरी है तो x1 बराबर 1 है। और देखिए तीर को समझिए कि तीर x1 लिख करके इधर को लगाया गया है, कि मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक मोल अंश को जो दिखाया गया है। तो x1 में 1 यहाँ पर है, इसका मतलब मोल अंश यहाँ पर दिखाया गया, तो यहाँ से यहाँ तक को 1 माना है। पूरी दूरी को एक तरह से दूरी को मोल अंश, क्योंकि x एक्सिस में दिखाया गया तो पूरी दूरी को 1 माना है। और देखिए x2 वाले में इधर को तीर लगाया है कि मतलब हम यहाँ x2 के लिए 0 मान रहे हैं x2 के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक 1 होगा। तो यहाँ पर x2 देखिए इधर 1 माना है क्योंकि x2 के लिए यहाँ पर केंद्र बिंदु माना है, तो x2 बराबर 0 लिखा है। अब देखिए, अब जब यहाँ पर x1 को 1 माना है, यहाँ पर x1 हमारा 0 है, तो अब क्या है कि वाष्प दाब और मोल अंश को हमको यहाँ पर दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर x1 0 है, तो जो x1 का दाब है आंशिक दाब कह सकते हैं, तो यहाँ से दिखाया जा रहा है। और आंशिक दाब है मतलब कुछ अंश है, पूरा नहीं है, इसलिए लाइन को डॉट डॉट दिखाया जा रहा है। देखिए, और यहाँ पर x1 बराबर 0 है तो P1 को 0 से शुरू किया गया है और डॉट डॉट लेकर के यहाँ तक गए हैं, क्योंकि यहाँ पे x1 बराबर 1 है यानी मोल अंश। तो यहाँ से शुरू करके यहाँ पर x1 बराबर 0 है, यहाँ पर x1 का मान 1 है, तो यहाँ पर 0 से शुरू किया गया है मूल बिंदु, और यहाँ से ले चल के यहाँ तक गए हैं, यहाँ तक। अब यहाँ से अगर ऐसे हम लाइन खींचे यहाँ पर समांतर लाइन, तो x1 के कारण जो आंशिक दाब होगा वाष्प दाब, वो लाइन यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। अब देखिए P2 के लिए देखें तो यहाँ पर x2 बराबर 0 है, तो यानी कि ये मोल अंश वाली लाइन है, तो एकदम नीचे से शुरू की गई है। देखिए एकदम नीचे से, और यहाँ पर x2 को 0 माना गया है, तो यहाँ पर देखिए P2 वाली लाइन यहाँ से डैट डैट शुरू की गई है। आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर जिसको कहेंगे, और आंशिक दाब का मतलब पूरे दाब का कुछ अंश है, पूरा नहीं है, तो डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है ताकि हमको ये पता चले कि ये पूरा दाब नहीं है, आंशिक दाब है। कुछ इसके कारण भी है, x1 के कारण, कुछ x2 के कारण। तो ये डॉट डॉट लाइन से खींचा गया है और यहाँ तक गया है P2 के कारण, यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए x2 का मान 1 है, तो यहाँ पर 0 से शुरू करके यहाँ देखिए सबसे नीचे मिलाया गया है क्योंकि x2 बराबर 0 है, तो मोल अंश लाइन में सबसे 0 यहाँ से शुरू करके यहाँ तक गया है, क्योंकि x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 माना गया है, तो यहाँ से शुरू किया है। और x2 बराबर 1 यहाँ पर है, तो इस लाइन में देखिए कुछ ऊंचाई पे काटा। अब देखिए ये बताया है कि अब जो इसके दाब में उन्नयन होगा, कुछ बढ़ जाएगा दाब, तो देखिए लाइन P1 वाली लाइन को इस तरह दिखाया है। होना इस तरह चाहिए था, लेकिन ये कुछ बढ़ गया है, यानी धनात्मक विचलन दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। तो इस तरह ऊपर की ओर थोड़ा उठा के बना दिया। इसको देखिए ऊपर की ओर P2 वाले को थोड़ा उठा के बना दिया। और जो टोटल है, इनमें से P1 P2 में से एक विलायक है, एक विलय है, और टोटल जो होगा वो विलयन होगा। तो विलयन का वाष्प दाब जो होगा, तो ये देखिए टोटल यहाँ से इस लाइन को मिला दिया, तो ये पूरा विलयन का वाष्प दाब होना चाहिए। इसमें कुछ उच्चता आ गई है, बढ़ गया है, तो इसको भी ऊपर की ओर दिखा दिया। अब देखिए इसी का उल्टा बना देना है जब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा।
तो यहाँ पर देखिए ऋणात्मक विचलन के लिए सेम उसी तरह x1 बराबर 0, तो यहाँ x1 बराबर 1 है। मोल अंश दिखाया गया है x एक्सिस में, y एक्सिस में वाष्प दाब दिखाया गया, तो यहाँ पर x2 बराबर 1 है, यहाँ पर x2 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर x1 बराबर कुछ है, यहाँ पर देखिए x1 बराबर 0 है, तो P1 0 से शुरू किया गया। यहाँ पर x2 बराबर 0 है, तो P2 को, ये P2 है ये वाली लाइन, तो P2 को यहाँ से शुरू किया गया। अब इसमें कमी आ रही है वाष्प दाब में, तो कमी के दिखाने के लिए नीचे की ओर वो कर दिया है, इसमें भी नीचे की ओर। अब विलेय और विलायक दोनों के कारण वाष्प दाब होगा, तो ये विलयन का वाष्प दाब होना चाहिए था, लेकिन कमी आ गई है, तो ये लाइन पूरी नीचे की ओर कर दिया है कि विलयन का वाष्प दाब कम हो रहा। तो इस प्रकार से हम लोग चित्र कैसे बनाते हैं वो समझ गए। अब देखिए धनात्मक और ऋणात्मक जो विचलन हो रहा है, तो कह रहा है इन विचलनों का कारण आणविक स्तर पर अन्योन्य क्रियाओं की प्रकृति में स्थिति है। तो ये जो विचलन हो रहे हैं, तो जो ये अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं, उनके कारण प्रकृति में अन्योन्य क्रियाओं की प्रकृति में स्थिति है। इन विचलनों का कारण आणविक स्तर पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर जो है अन्योन्य क्रियाओं की प्रकृति में स्थिति है। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझते हैं। अब देखिए कह रहा है द काज ऑफ दिस डेविएशन लाइज इन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन एट द मॉलिक्यूलर लेवल। तो कह रहा है कि ये जो विचलन हो रहा है, ये प्रकृति के इंटरेक्शन के कारण हो रहा है आणविक स्तर पर। लाइज इन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन मतलब प्राकृतिक तरीके से हो रहा है, जैसा भी है, ये प्रकृति ही है विलयन की। अब देखिए राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन की स्थिति में AB अन्योन्य क्रियाएं AA अथवा BB के बीच अन्योन्य क्रियाओं की तुलना में कमजोर होती हैं। अब देखिए राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन की स्थिति में कह रहा है, ये वाला जो फिगर है, धनात्मक विचलन की स्थिति में मतलब वाष्प दाब जितना होना चाहिए उससे बढ़ जाता है। तो वाष्प दाब में जो उन्नयन है यानी बढ़ोतरी है, पॉजिटिव डेविएशन जिसको कह रहे हैं, धनात्मक विचलन, तो वो कह रहा है कि जो AB अन्योन्य क्रियाएं हैं, मतलब AA मान लीजिए हमारा विलेय है और BB मान लीजिए हमारा विलायक है, तो AB का मतलब विलेय और विलायक के बीच, तो विलेय और विलायक के बीच जो अन्योन्य क्रियाएं हैं वो विलेय विलेय अथवा विलायक विलायक के बीच अन्योन्य क्रियाओं की तुलना में कमजोर होती हैं। इसको समझिए। तो फिर से समझिए कि धनात्मक विचलन जो होता है राउल्ट नियम से, तो उसमें जो विलेय और विलायक के बीच अन्योन्य क्रियाएं होती हैं यानी इंटरेक्शन होता है, वो विलेय विलेय अगर हम एक अणुओं को विलेय माने यानी सॉल्यूट और BB को सॉल्वेंट माने, तो सॉल्यूट सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच अन्योन्य क्रियाओं की तुलना में कमजोर होती है। अर्थात इस स्थिति में विलेय विलायक अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल विलेय विलेय और विलायक विलायक अणुओं की तुलना में कमजोर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अन्योन्य क्रियाएं हैं वो AA और BB के बीच अन्योन्य क्रियाओं की तुलना में AB के बीच मतलब एक दूसरे के बीच विलेय विलायक के बीच अन्योन्य क्रियाओं की तुलना में कमजोर हो जाती हैं। कुल मिला के कहने का मतलब है कि विलेय और विलायक के अणुओं के बीच जो अन्योन्य क्रिया है वो कमजोर रहेगी विलेय विलेय के अणुओं की तुलना में या विलायक विलायक के अणुओं की तुलना में। इसका मतलब इस प्रकार से विलयनों में से A तथा B के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में अधिक आसानी से पलायन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जाहिर सी बात है कि विलयन में से A और B जो हैं, A अथवा B के
अणु शुद्ध अवयव की तुलना में, यानी जब वो प्योर रहता है विलेय और विलायक, तो उसकी तुलना में अधिक आसानी से पलायन कर सकते हैं। मतलब विलयन की सतह को छोड़ के जा सकते हैं। पलायन का मतलब होता है, पलायन वेग आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो है हम लोग पढ़ते थे कि सतह की छोड़ को अगर चला जाए तो वापस लौट के ना आए, तो पलायन वेग कहते थे। तो वही कह रहा है कि इस स्थिति में क्या होता है कि ए अथवा बी के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में जब ये शुद्ध थे तो कम पलायन कर रहे थे, अब मिला दिए गए तो चूंकि ए और बी के बीच अन्योन्य क्रियाएं उतनी अच्छी नहीं है, यानी अंतर आणविक आकर्षण बल विलेय विलेय और विलायक विलायक की तुलना में कमजोर हो जाते हैं। अंतर आणविक आकर्षण बल, तो क्या होता है कि जब आकर्षण बल कम हो जाता है इनको आपस में मिलाने पर, तो जब आकर्षण बल कम होगा तो ये विलयन की सतह को छोड़ के आसानी से चले जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब आसानी से जाएंगे तो ज्यादा वाष्प बनेगी। यहां पर देखिए इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, इसको बोलेंगे इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको हिंदी में कहा जा रहा है अंतरा आणविक। जब बड़ा आ लगा हो तो इंटर मालिक्यूलर बोलेंगे, और जब ना लगा हो अंतर आणविक का है तो इंट्रा मालिक्यूलर बोलेंगे। तो जब इसमें आ लगेगा तो अंग्रेजी वाले में आ नहीं लगाएंगे, इंटर मालिक्यूलर कहेंगे, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर इंटर मालिक्यूलर आणविक बल, अब देखिए इंटर और इंट्रा का मतलब समझ लीजिए, अंतरा आणविक और अंतर आणविक। तो इसको इस तरह से समझिए कि जैसे ए और ए हैं, ए और ए, तो ए और ए जो है एक ही चीज है, तो उसी चीज में जो है उसी अणु में जब होगा तो उसको बोलेंगे इंट्रा मालिक्यूलर, और अगर दूसरे अणु में होगा तो इंट्रा मालिक्यूलर अंग्रेजी में बोलते हैं। और अंतरा आणविक जब कहेंगे हम तो इसका मतलब इंटर मालिक्यूलर है, मतलब अलग अलग अणुओं के बीच, जैसे ए और बी के बीच अंतरा आणविक बोलेंगे। ए दूसरी चीज है, बी दूसरी चीज है, समझिए। अंतरा आणविक का मतलब ए दूसरी चीज है, बी दूसरी चीज है, तो ए और बी के बीच जो है जो अंतर आणविक आकर्षण बल होगा उसको अंतर आणविक बोलेंगे। ए और बी के बीच, ए के बीच, ए के ही बीच अगर होगा तो इसको अंतर आणविक बोलेंगे, अंग्रेजी में इंट्रा मालिक्यूलर कहेंगे। तो बात को समझिए, ए और बी के बीच अंतर आणविक, तो वही कह रहा है कि अंतर आणविक आकर्षण बल विलेय विलेय और विलायक विलायक अणुओं की तुलना में कमजोर हो जाते हैं। जब ये शुद्ध रूप में विलेय विलेय और विलायक विलायक अणु रहते हैं तो इनमें आकर्षण बल ज्यादा रहता है, तो वाष्प कम बनती है, तो वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब कम होगा। लेकिन जब आपस में मिला दिया जाता है और विलयन बन जाते हैं तो वाष्प ज्यादा बनती है, तो वाष्प दाब बढ़ता है। वाष्प दाब क्यों बढ़ता है? क्योंकि वाष्प ज्यादा बनती है। वाष्प क्यों ज्यादा बनती है? क्योंकि अंतर आणविक आकर्षण बल कमजोर हो जाते हैं, लिखा है ना, कमजोर हो जाते हैं, इसलिए वाष्प ज्यादा बनते हैं। तो इसका मतलब इस प्रकार से विलयन में से ए अथवा बी के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में आसानी से पलायन कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वाष्प दाब में वृद्धि हो जाती है। जैसी बात ज्यादा बनेंगे तो किसी बीकर में वृद्धि होगी, जिससे धनात्मक विचलन होता है। तो यहां तक हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया था, यहां से करना है। इसके परिणाम स्वरूप वाष्प दाब में वृद्धि होती है, जिससे धनात्मक विचलन होता है। इथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण इस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है। तो ये एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, सीधा पूछ लेता है कि कौन सा मिश्रण धनात्मक विचलन दर्शाएगा। शुद्ध इथेनॉल में अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंद होते हैं, इसमें एसीटोन मिलाने पर इसके अणु अतिथेय अणुओं के बीच आ जाते हैं,
जिसके कारण अतिथेय अणुओं के बीच पहले से उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। इससे अंतराणविक बल कमजोर हो जाने के कारण मिश्रण लाउड के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। देखिए कितना अच्छे से समझाया है। अगर इस बात को हम समझ लें तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल दिया है कि इथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण इसी प्रकार का व्यवहार करता है। शुद्ध इथेनॉल में अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध होते हैं। शुद्ध इथेनॉल को कैसे लिखते हैं? C2H5OH। तो यहाँ पर C2H5 और O और ये H रहेगा। तो ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो हमने बताया था कि FON, फोन याद रखिए। तो फोन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होगा तो उसमें हाइड्रोजन आबंध बनेगा। मतलब ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व से अगर हाइड्रोजन जुड़े होगी तो वहाँ हाइड्रोजन आबंध बनेगा। तो हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं। इसमें एसीटोन मिलाने पर इसके अणु आतिथेय अणुओं के बीच आ जाते हैं। अब अगर इसमें हम एसीटोन मिला दें तो एसीटोन का फार्मूला होता है CH3 C+O CH3। ये एसीटोन का फार्मूला है। आगे हम कार्बनिक रसायन में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि कह रहा है कि इनके बीच में आतिथेय का मतलब ये C2H5 आतिथ्य, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उसको आतिथ्य कहते हैं। तो वही कह रहा है कि इसमें एसीटोन मिलाने पर अगर ये इथेनॉल C2H5OH में अगर इथेनॉल मिला दें तो क्या होता है कि इसमें एसीटोन मिलाने पर इसके अणु आतिथेय अणुओं यानी C2H5OH अणुओं के बीच आ जाते हैं, जिसके कारण आतिथेय अणुओं के बीच पहले से उपस्थित हाइड्रोजन आबंध टूट जाते हैं। ये इनके बीच आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि टकरा करके, चूंकि हाइड्रोजन आबंध बहुत कमजोर होता है तो ये टूट जाता है। तो ये आबंध टूट जाता है। तो कह रहा है जिसके कारण आतिथेय अणुओं के बीच पहले से उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। इससे अंतराणविक बल कमजोर हो जाने के कारण मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। अब जाहिर सी बात है कि टूटेगा तो टूटने का मतलब ये कि अंतराणविक आकर्षण बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर हो जाते हैं। मतलब इनके और इनके बीच आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, जिससे यह धनात्मक विचलन दर्शाता है। कुल मिलाकर के इसको और आसानी से अगर समझना है तो ये समझिए कि जब ये हाइड्रोजन बंध टूट जाएगा तो हाइड्रोजन हल्का होता है तो आसानी से विलयन की सतह को छोड़ करके और भाप बनेगा, मतलब वाष्प बनेगी, तो वाष्प दाब बढ़ेगा तो धनात्मक विचलन होगा। समझाने के लिए हम बता रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। आप देखिए नीचे कह रहा है कि कार्बन डाइसल्फाइड को एसीटोन में मिलाने पर बने विलयन में विलेय विलायक अणुओं के मध्य ध्रुवीय अन्योन्य क्रियाएं विलेय विलायक और विलायक विलायक अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रियाओं से कमजोर होती हैं। यह विलयन भी धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो कह रहा है अगर हम CH2 को कार्बन डाइसल्फाइड मान लीजिए CH2 है, इसमें अगर ये एसीटोन मिला दें, CH2 में एसीटोन अगर मिला दें हम, तो कह रहा है क्या होता है कि मिलाने पे विलेय विलेय और विलायक विलयन बन जाएगा। जाहिर सी बात है कि डाइसल्फाइड मिलाएंगे एसीटोन में तो विलयन बनेगा। तो विलयन में कह रहा है विलेय और विलायक अणुओं के मध्य ध्रुवीय अन्योन्य क्रियाएं विलेय विलेय और विलायक विलायक अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रियाओं से कमजोर हो जाती हैं। तो ये विलेय और विलायक के बीच जो ध्रुवीय अन्योन्य क्रियाएं होती हैं यानी पोलर ये हो जाता है, पोलर बन जाता है मॉलिक्यूल। तो जब ध्रुवीय बन जाएगा तो पहले जो विलेय विलेय के अणुओं के बीच यानी सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच या विलायक विलायक अणुओं के बीच यानी सॉल्वेंट अणुओं के बीच जो
अन्योन क्रियाएं थी, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन था, वो साथ में मिला देने पे कमजोर हो जाता है। जब कमजोर हो जाएगा तो आकर्षण बल कम लगेगा, तो सतह को आसानी से ये अणु या परमाणु छोड़ देंगे और वाष्प बनेगी या दाब बढ़ेगा तो वाष्प दाब में धनात्मक विचलन होगा। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन की स्थिति में ए व बी के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल AB की तुलना में कमजोर होता है। अब ऋणात्मक विचलन की बात आती है तो उसी का उल्टा कर देना। पहले क्या था हमारा, पहले था कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन में क्या था कि AA के बीच या BB के बीच, यानी विलेय विलेयक या विलायक विलायक के बीच जो अंतराणविक क्रियाएं थी, अंतर क्रियाएं यानी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, वो ज़्यादा मजबूत था, मिला देने पे कमज़ोर हो रहा था। अब इसमें उसी का उल्टा हो जाएगा, मिला देने पे मजबूत होगा, ना मिलाने पे कमज़ोर रहेगा। तो वही कह रहा है कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन की स्थिति में AA व BB के बीच अंतराणविक आकर्षण बल AB की तुलना में कमजोर हो जाता है। उसमें क्या था, AB में कमजोर था, अब इसमें AB की तुलना में AA और BB में कमजोर हो जा रहा है। अच्छे से समझ लीजिए। तो इसके फलस्वरूप वाष्प दाब कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो विलयन बनेगा तो पहले कमजोर था, विलयन में ज़्यादा मजबूत हो रहा है, तो अब विलयन बनने के बाद अणु सतह को छोड़कर नहीं जा पाएंगे क्योंकि आणविक आकर्षण बल प्रबल हो जाएगा। तो जब छोड़ के नहीं जा पाएंगे तो वाष्प कम बनेगी, तो वाष्प दाब भी कम होगा, अतः ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होगा। फिनाल एवं एनिलीन का मिश्रण इस प्रकार का उदाहरण है। फिनाल और एनिलीन का जो मिश्रण है वो इस प्रकार के उदाहरण में आता है। तो कह रहा है कि इस स्थिति में फिनाल प्रोटॉन व एनिलीन के नाइट्रोजन अणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल के मध्य अंतराणविक हाइड्रोजन बंध एक से अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध की तुलना में मजबूत होता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इस स्थिति में क्या होता है, फिनाल का प्रोटॉन व एनिलीन के नाइट्रोजन अणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल के मध्य अंतराणविक हाइड्रोजन बंध एक से अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध की तुलना में मजबूत होता है। अब यहाँ पर देखिए फिनाल और एनिलीन का हमने फिगर बनाया है। ये एनिलीन है NH2 ग्रुप और फिनाल में OH ग्रुप रहता है। ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में OH ग्रुप लगा दें तो फिनाल हो जाता है और NH2 लगा दें तो एनिलीन हो जाता है। तो वही कह रहा है कि इस स्थिति में फिनालिक प्रोटॉन व एनिलीन के नाइट्रोजन अणु, प्रोटॉन का मतलब ये H+ के रूप में निकलेगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो ये टूट करके क्या बनाएगा, जब ये टूटेगा तो इस प्रकार से टूटेगा। वो इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा और H पे पॉजिटिव हो जाएगा जब ये टूट जाएगा। इसको ऐसे बना लीजिए। तो जब ये टूटेगा तो H+ निकालेगा। इसी H+ को हाइड्रोजन के नाभिक, मतलब बाहर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो प्रोटॉन की तरह काम करेगा, इसी को प्रोटॉन कह रहा है। तो इस स्थिति में फिनालिक प्रोटॉन, फिनाल से निकल रहा है तो फिनालिक प्रोटॉन कह रहा है। वह एनिलीन के नाइट्रोजन अणु, एनिलीन का जो नाइट्रोजन अणु है के एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल के मध्य। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन में अगर देखा जाए तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तो ये आबंध है, 2 ये हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो यही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की बात कर रहा है। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है तो 5 बंध बना सकता है, तो एक बंध ये बनाया, 2 इधर बनाया, तो 3 बंध में 3 इलेक्ट्रॉन उपयोग में आ गए, 2 बच गए तो यहाँ बना दिए। तो यही कह रहा है कि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब जोड़ा है,
वो क्या करता है, इस स्थिति में फिनालिक प्रोटॉन ये एनिलीन के नाइट्रोजन अणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध एक से अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध की तुलना में मजबूत होता है। तो ये जो अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध बनेगा, मतलब दूसरा ये हाइड्रोजन दूसरे से आया है तो अंतर आणविक हो गया यानी इंटरमॉलिक्यूलर। तो कह रहा है कि ये जो आबंध बनेगा यहाँ से हाइड्रोजन के बीच, यहाँ से या इसके बीच भी इसके बीच तो नहीं बनेगा क्योंकि ये भी विद्युत ऋणात्मक है, एन भी विद्युत ऋणात्मक है। तो कह रहा है कि फिनालिक प्रोटॉन व एनिलीन के नाइट्रोजन अणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल के मध्य अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध एक से अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध की तुलना में मजबूत होता है। तो एक से अणु है, H2 ये भी है, H ये भी है, एक जैसे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, तो ये यहाँ पर आके आबंध बना लेता है। तो जब ये आबंध बनाता है तो कहता है कि हाइड्रोजन बंध एक से अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध की तुलना में मजबूत होता है, ये ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पहले ये अलग था, मान लो इसमें से एक विलेय था और एक विलायक था, यानी एक सॉल्यूट था एक सॉल्वेंट था। अब इसका प्रोटॉन निकल के या हाइड्रोजन आयन निकल के इसके साथ मिल करके ज्यादा मजबूत आबंध बना ले रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब विलयन बनेगा यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलेंगे तो विलयन बनेगा, विलेय विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो जब ज्यादा मजबूत आबंध बन जाएगा तो ये क्या करेगा कि उड़ने नहीं देगा, जब उड़ने नहीं देगा तो वाष्प कम बनेगी, तो वाष्प दाब में ऋणात्मक विचलन होगा। तो वही कह रहा है मजबूत हो जाता है। इसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण भी ऐसा विलयन बनाता है जो राउड के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। इसका कारण यह है कि क्लोरोफॉर्म का अणु एसीटोन के अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध बना सकता है, जैसा कि आप नीचे चित्र में देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए फिगर बना के दिखा दिया है। तो ये पूरे एग्जाम्पल आप लोगों को याद होने चाहिए। जब सारे एग्जाम्पल याद होंगे तो ये एग्जाम्पल सीधा नीट में पूछेगा और आपके इंटर वाले उसमें भी पूछ सकता है। तो ये फिगर देखिए, याद रखिए, फिगर से बहुत चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पर देखिए एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O। ये कैसे सब बनते हैं हम कार्बनिक रसायन में आपको बताएंगे। और ये CaCl3 ये क्लोरोफॉर्म है। तो इसका हाइड्रोजन, अब चूंकि ये देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो इसके साथ जो है ये जैसे ये इसके साथ जुड़ जा रहा था वैसे ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर विलेय और विलायक के अणु जुड़ रहे हैं, यहाँ भी विलेय विलायक के जुड़ रहे थे। तो जुड़ने के कारण चूंकि अणु वजन हो जाएगा, इस तरह समझिए साधारण भाषा में, सही है या गलत है इससे नहीं मतलब साधारण भाषा में कि गलत ना हो, जुड़ जा रहे हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन बंध से जुड़ जा रहे हैं, तो दोनों मिल के ज़्यादा वजन हो जाएगा। तो इसको उड़ाने में, उड़ा के ले जाना कठिन होगा, जिससे वाष्प कम बनेगी, क्योंकि जब उड़ के जाएगा तभी वाष्प बनेगी। तो जब वाष्प कम बनेगी तो ऋणात्मक विचलन होगा, इस तरह समझिए। तो इसके कारण प्रत्येक घटक के अणुओं की पलायन की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे वाष्प दाब में कमी हो जाती है तथा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन होता है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि ऋणात्मक विचलन क्यों है। अब देखिए एक चीज़ ये ध्यान देना है कि ये चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, भले थोड़ा सा टाइम लगे। अब देखिए कह रहा है कि कुछ द्रव मिश्रण मिलने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं, जो ऐसे द्विघटकीय मिश्रण है जिनका द्रव वाष्प प्रावस्था में संगठन समान होता है तथा यह एक स्थिर ताप पर उबलते हैं। तो स्थिर क्वाथी को देखिए इंग्लिश में देख लेते हैं। एजियोट्रॉपिक बोलते हैं। स्थिर क्वाथी मतलब क्वथन, क्वथन का मतलब उबलना। तो जो उबलने का तापमान है वो दो चीजों का अगर सेम हो जाए तो कहेंगे दोनों का सेम है, यानी स्थिर क्वाथी है, दोनों एक ही तापमान पर उबलते हैं, ये मतलब है।
तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं स्थिर क्वाथी को अंग्रेजी में। तो अगर द्विघटकीय मिश्रण की बात करें, यानी दो मिश्रण हो, दो ही कंपोजिशन हो उसमें, तो उनका अगर द्रव व वाष्प अवस्था में संगठन समान है तथा एक स्थिर ताप पर उबलते हैं तो उनको स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलेंगे। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए कि वाष्प और द्रव अवस्था में संगठन समान होता है और स्थिर ताप पर उबलते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तभी उनको स्थिर क्वाथी बोलेंगे, यानी एजियोट्रॉपिक बोलेंगे। ऐसे प्रकरणों में घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इनको प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। प्रभाजी आसवन का मतलब जैसे हम लोग शराब उतारते हैं, प्रभाजी आसवन मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अलग अलग भाग करके नहीं उतार अलग किया जा सकता कि दो भागों में अलग अलग कर लें। इसको थोड़ा सा अभी हम इंग्लिश में देख लेते हैं। स्थिर क्वाथी दो प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी तथा अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उन्हें न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाते हैं। तो दो प्रकार के विलयन होंगे, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी और न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। इनको देखो इंग्लिश में देख ही लेते हैं हम लोग, ये अंडरलाइन कर लिया करिए। अब इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। स्थिर क्वाथी को एजियोट्रॉपिक बोलते हैं। अब लो बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक यानी न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी तथा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक का मतलब उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। दो प्रकार के विलयन होते हैं। अब दो प्रकार के विलयनों में कह रहा है विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं न्यूनतम क्वाथी स्थिरांक न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसी बात है कि न्यूनतम क्वाथी क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मतलब कम तापमान पर वो उबलने लगते हैं। तो कम तापमान पर जब उबलेंगे तो कम ही तापमान पर भाप ज्यादा बनने लगेगी। जब कम ही तापमान पर भाप ज्यादा बनने लगेगी तो वाष्प ज्यादा बनेगी, तो वाष्प दाब ज्यादा होगा, तो वाष्प दाब से पॉजिटिव डेविएशन हुआ कि नहीं, धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन हुआ। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि न्यूनतम क्वाथी जो है राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? इतना अच्छा समझाने के बाद समझ में आना चाहिए। अब देखिए उदाहरणार्थ शर्कराओं के किण्वन के से प्राप्त इथेनॉल। अभी ये प्रभाजी आसवन को देखते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी मतलब भाग कर दिए जाए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंग्रेजी में बोलेंगे। तो कह रहे हैं इनको अलग अलग हम ऐसे नहीं कर सकते कि मिट्टी का तेल पानी में मिला दें तो उनकी परत अलग अलग है तो अलग कर दें। तो साधारण आसवन द्वारा नहीं अलग कर सकते, क्योंकि प्रभाजी आसवन का मतलब है कि दोनों को उबालेंगे तो एक साथ ही भाप बनती है, तो कैसे अलग कर पाएंगे। तो प्रभाजी आसवन से अलग नहीं किया जा सकता। तो सीधा नीट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण है उनको किस विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो चार विकल्प दे देगा, उसमें एक प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी रहेगा। अब देखिए कह रहा है उदाहरणार्थ शर्कराओं के किण्वन, किण्वन का मतलब अंग्रेजी में इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन तो इथेनॉल वाटर मिक्सचर, कहने का मतलब ये है कि जब शराब बनाई जाती है, इथेनॉल शराब होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब शर्करा जो होती है हमारी शक्कर में इथेनॉल, और इथेनॉल मतलब इससे से शराब बनाई जाती है। तो पहले कौन सी क्रिया कराई जाती है, किण्वन यानी फर्मेंटेशन।
इसमें क्या होता है कि एक मटके में भर के उसको रख देते हैं और ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं कि उसमें ऑक्सीजन न जा पाए। जब ऑक्सीजन नहीं जाती है तो अनऑक्सीजनित श्वसन होता है, जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं। तो अनऑक्सीजनित जब श्वसन होता है तो उनके सांस लेने से एल्कोहल बन जाती है। तो आगे कैसे क्रिया होती है, उसकी क्या रिएक्शन है, हम लोग कार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे। अभी जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से हमने आपको बता दिया। तो वही कह रहा है कि उदाहरण शर्कराओं के किण्वन से प्राप्त इथेनॉल एवं जल का मिश्रण प्रभाजी आसवन द्वारा जो विलयन देता है, उसमें आयतन के आधार पर लगभग 95% तक इथेनॉल होती है। तो अब जैसे प्रभाजी आसवन द्वारा हम शराब जो उतारते हैं तो उसमें क्या करते हैं, नीचे भट्टी रख देते हैं, ऊपर एक मटका रखते हैं, मटके के ऊपर बाल्टी का नीचे वाला भाग तोड़ के हटा देते हैं और उसको रख करके ऊपर पानी ठंडा करने के लिए उसके ऊपर जो है एक बर्तन रख देते हैं, कढ़ाई या कोई भगोना, उसमें पानी भर देते हैं और मिट्टी से बंद कर देते हैं कि भाप न निकल पाए, और उसी से एक पाइप निकाल लेते हैं। तो नीचे से जब भाप बनती है गर्माहट से, तो भाप में ऊपर हमने भगोने में पानी रखा है ठंडा, तो वो फिर से पानी बन के टपकती है, और नीचे एक बर्तन छोटा सा रख देते हैं, किनारे आने जाने के लिए भाप जगह छोड़ देते हैं। तो उसी बर्तन में जब पाइप निकाल देते हैं तो वो जो भाप ऊपर से टपकती है वही नीचे गिरती है। अब चूंकि एल्कोहल का क्वथनांक कम होता है तो जल्दी उबलने लगता है, तो उबल के ऊपर पहुंच जाता है। पानी उतनी जल्दी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, और एल्कोहल जो है हमारा वो उससे कम तापमान पर उबलता है, कुछ कम पे, तो पहले पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी पूरी तरह से हम एल्कोहल नहीं निकाल पाते, कुछ न कुछ पानी आ जाता है। तो वही कहता है कि लगभग 95% तो इथेनॉल होती है, 5% तब भी पानी रहता है। जब हम इसको मिश्रण को प्रभाजी आसवन, यही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है जो शराब उतारने का तरीका है, इसी को प्रभाजी आसवन कहते हैं। प्रभाजी का मतलब जो दो चीज़ें हैं उनके एक भाग को अलग करना। तो एक बार यह संगठन प्राप्त कर लेने के पश्चात जो भी स्थिरक्वाथी संगठन है, द्रव व वाष्प का संगठन समान हो जाता है तथा इसके आगे पृथक्करण नहीं होता। तो एक बार जब हम क्रिया कर लिए, जैसे 95% इथेनॉल है, इसमें 5% पानी भी है, तो अब चाहे इसको अलग कर लें तो फिर अलग नहीं होता। अब देखिए कह रहा है कि वे विलयन जो कि राउट नियम से बहुत अधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, एक विशिष्ट संगठन पर अधिकतम क्वथनांक की स्थिरक्वाथी बनाते हैं। अगर ज़्यादा ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं तो एक विशिष्ट अगर उसका कंपोजिशन कर दिया जाए तो कह रहे हैं कि अधिकतम स्थिर क्वथनांक की स्थिरक्वाथी बनाते हैं। जैसे नाइट्रिक अम्ल एवं जल का मिश्रण एक प्रकार से स्थिरक्वाथी का उदाहरण है। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। इस स्थिर क्वाथी के संगठन में लगभग 68% नाइट्रिक अम्ल और 32% जल होता है, जिसका क्वथनांक 393.5 केल्विन होता है। अब ये परसेंटेज इतना ना ध्यान रखिए। अब देखिए आगे हमारा आ जाता है अणुसंघ के गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसको हम स्पेशल तौर पे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज बस यहीं तक।